हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के तीसरे वीडियो में जो क्रम चल रहा था सभ्यताओं का तथा देश में किस प्रकार से एक क्रांति के साथ देश का विकास तथा परिवर्तन देखने को मिला, तो उस परिवर्तन में आज हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति से शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति से शुरुआत करते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनी और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप लोगों की जीवन पद्धति तथा उसके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए उसे ही इतिहास में औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, क्योंकि इंग्लैंड के पास अधिक उपनिवेशों के कारण पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं शताब्दी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों तथा मशीनों का निर्माण हुआ तथा विज्ञान और उद्योग धंधों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। कृषि के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनों तथा सिंचाई आदि की व्यवस्था में सुधार हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। इस आविष्कारों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे गांव शहरों में गृह उद्योगों के कारणों तथा पगडंडियां चौड़ी सड़कों में बदल गई। सामाजिक व्यवस्था में भी तेजी हुई तथा परिवर्तन हुआ। वह जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि देखने को मिला। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों से हुई थी। 1814 ईस्वी स्टीफेंस ने रेल के द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया था। स्कॉटलैंड के मैकडन ने सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। पुराने कृषि यंत्रों के स्थान पर इस्पात के हल, ड्रैग, ड्रिल इत्यादि का प्रयोग होने लगा, जिससे उपज की वृद्धि हो गई। टाउन सैड ने हेर फेर करके फसलों के बीजों की पद्धति निकाली थी। 1815 के बाद फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में मशीनों के प्रयोग से और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में एशिया के विभिन्न देशों में सर्वप्रथम जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था। एशिया के विभिन्न देशों में सर्वप्रथम जापान में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अमेरिका में ब्रिटेन और औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई और अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते थे। अमेरिका में 13 अंग्रेज बस्तियां उपनिवेश थी। ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशियों ने स्वाधीनता के पुत्र, स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित कर दी गई। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशवासियों की बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार कर ली गई। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। इसके द्वारा 13 संयुक्त उपनिवेशों को स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके बाद की जो क्रांति है वो है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वें के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी। सामाजिक समानता, सामंतीय विशेषाधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा
करों में समानता के उद्देश्य को पाने के लिए ही इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतोनत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तीन के जेल के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई का दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना थी। विधि की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। कह रहा है कि स्टेट जर्नल की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति, अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात एक निरंकुश शासन के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया। यद्यपि वहाँ डिक्टेटर था और उसके शासन में स्वतंत्रता को स्थान नहीं था, किंतु क्रांति की दो अन्य भावनाओं, समानता एवं बंधुत्व का उसने पूर्णतया पालन किया। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिया द्वीप में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे से वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1799 ईस्वी नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया तथा स्वयं प्रथम काउंसिल बना। इस काउंसिल ने फ्रांस के लिए नए संविधान की रचना की थी। 1804 ईस्वी में नेपोलियन खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक अन्य नाम लिटिल कार्पोलस के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। 1830 में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड फ्रांस के बीच ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों ने एकजुट होकर के 1813 ईस्वी में लिपजिग के मैदान में नेपोलियन को हराया था। इसके बाद नेपोलियन ने बंदी बनाकर अल्बा द्वीप में रखा गया, पर वहाँ से भाग गया। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध उसके जीवन काल का अंतिम युद्ध था, जिसमें उसे पराजय मिली और उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1812 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय नेपोलियन को जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के सिद्धांत को अन्य देशों में पहुंचाया तथा जनसाधारण में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न कर दी थी। अगला है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को है। बिस्मार्क का प्रशा के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। 19वीं सदी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसमें प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को है। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके कुल 39 राज्यों का एक संघ बनाया, जो राइन संघ कहा जाता है। 1832 ईस्वी में प्रशा ने जर्मनी के 12 राज्यों के सहयोग के आधार पर एक चुंगी संबंधी समझौता करके जालवरीन नामक आर्थिक संगठन का निर्माण करवाया था। बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्रशा का चांसलर नियुक्त किया गया था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस से युद्ध करना निश्चित था। 1832 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था।
एकीकरण के क्रम में प्रसा को डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से युद्ध करना पड़ा था। 1864 में सेल्जविक तथा होलस्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क पराजित हुआ। दोनों के बीच गैस्टीन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी। 1865 ईस्वी में हुई थी। अपनी कूटनीति से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया को यूरोप की राजनीति में अकेला कर दिया। अपनी कूटनीति से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को यूरोप की राजनीति में अकेला कर दिया। दोनों में 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई तथा प्राग की संधि के अनुसार जर्मनी का राज भंग कर दिया गया। एकीकरण के अंतिम चरण में प्रसा एवं फ्रांस के बीच 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। दोनों में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। प्रसा का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना। उसे कैसर की उपाधि से विभूषित किया गया। बिस्मार्क ने लोहे एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। विलियम प्रथम का राज्याभिषेक प्रसिद्ध वर्साय के महल में संपन्न हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अगली सभ्यता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, जिसमें सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया का राज्य था। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। इसके कारण एकीकरण का जनक जोसेफ मेंजनी को माना जाता है। उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। गिबर्टी ने कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। 1851 में पीडमॉन्ट सार्डिनिया के साथ सकबिस्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 1854 ईस्वी में क्रीनिया के युद्ध में भाग लेकर के काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। एकीकरण के प्रथम चरण में काबूर ने फ्रांस की सहायता से 1858 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोमार्डी का क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के समय ही परमा, टक्सनी, मोडेना आदि राज्यों ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने को सार्डिनिया में मिला लिया था। यहाँ का एकीकरण द्वितीय चरण था। एकीकरण के तृतीय चरण का श्रेय गैरीबाल्डी को दिया जाता है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। तृतीय चरण में गैरीबाल्डी ने सिसिली को जीत लिया। उसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर इमैनुएल को संयुक्त इटली का शासक घोषित कर दिया था। पीडमॉन्ट सार्डिनिया नामक बदल कर इटली का राज्य कर दिया था। 1870 ईस्वी में प्रसा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया। यह एकीकरण का चतुर्थ एवं अंतिम चरण था। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काबूर तथा गैरीबाल्डी को दिया जाता है।